Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 4, the Motor Vehicle Act 1988, Chapter 2, Licensing of Driver of Motor Vehicle Act number 11 to 28. Let's discuss one by one. First, addition to driving license. यदि किसी भी तरह के लाइसेंस आपके पास है और उसमें किसी भी तरह के लाइसेंस को ऐड करवाना, जिस भी व्यक्ति को लाइसेंस ऐड करवाना है उस समय वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा जहाँ पे वो रहता है या फिर जहाँ पे वो व्यवसाय करता है। दोनों ही सूरतों में लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी। सेकेंड चीज, केंद्र सरकार के नियम के अधीन धारा 9 के प्रावधानों के तहत आवेदन पे जो भी शर्त हैं वो लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास ये पावर है कि यदि मान लीजिए किस तरह के लाइसेंस को ऐड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आप उसमें हैवी ऐड करवा सकते हैं। यदि ई कार्ट और ई रिक्शे का लाइसेंस है तो उसमें आप ऐड नहीं करवा सकते हैं, तो ये नियम उस पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास ई कार्ट का लाइसेंस है तो वो हैवी के लिए अप्लाई कर सकता है ऐड कराने के लिए, तो इस कंडीशन में वो ऐड नहीं होगा। एक्ट नंबर 12 कर रहा है लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन इन ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल। यानी ड्राइविंग स्कूल में निर्देश देने के लिए स्कूलों या प्रतिष्ठानों का लाइसेंस और विनियम। जैसे मोटर वाहन के केस में केंद्र सरकार किसी भी तरह के नियम बना सकती है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। और राज्य सरकार और स्कूल जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी का स्कूल है यानी ड्राइविंग स्कूल है वो उस नियम को मानने के लिए बाध्य है। सेकेंड, यदि विशेष परिस्थिति में यानी पूर्व में जो भी उसे पावर दिया गया है, जो भी रूल रेगुलेशन उसे दिया गया है उस पर प्रभाव डाले बिना वो नियम बना सकती है। इससे फर्स्ट, ऐसे स्कूलों या प्रतिष्ठानों को लाइसेंस देना जिसमें अनुदान, नवीनीकरण, ऐसे निरसन शामिल हैं। यानी स्कूलों में जो भी लाइसेंस है उसको ग्रांट और रिन्यूअल, ठीक है, यानी नए देने और रिन्यूअल करने की जिम्मेदारी में वो नियम में चेंज कर सकता है। ऐसे स्कूलों और प्रतिष्ठानों का पर्यवेक्षण यानी इस्टेब्लिशमेंट, इस स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट करने में भी वो बदलाव कर सकती है। आवेदन का रूप और लाइसेंस का रूप, उसमें निहित विवरण, ठीक है, तो इन चीज़ों में वो परिवर्तन कर सकती है। केंद्र सरकार के पास पावर है, स्वतंत्र है इसमें चेंज करने के लिए। ऐसे लाइसेंसों के लिए आवेदन के साथ भुगतान किए जाने वाला शुल्क में भी चेंजिंग कर सकती है केंद्र सरकार। वे शर्तें जिनके अधीन लाइसेंस दिए जा सकते हैं और जो भी कंडीशन है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है सरकार। ऐसे लाइसेंस देने या नवीनीकृत करने से इनकार करने के आदेशों के खिलाफ अपील और उसके खिलाफ अपील, ऐसे लाइसेंस रद्द करने के आदेश। मतलब लाइसेंस जो भी नवीनीकृत किया जाता है यानी रिन्यूअल किया जाता है, ठीक है, उसके खिलाफ यदि आप आदेश कर रहे हैं, मान लीजिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास आपने अप्लाई किया लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में आप अपील अथॉरिटी को आप अपना अपील कर सकते हैं। तो उस अपील को रद्द करने और एक्सेप्ट करने में भी रूल में चेंजिंग कर सकती है केंद्र सरकार। शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति ऐसे किसी स्कूल की स्थापना, रख रखाव कर सकता है या मोटर वाहन चलाने में निर्देश देने के लिए स्थापना, ठीक है, या फिर जो भी स्कूल को चलाने के लिए जो भी तरीके हैं उसमें भी बदलाव कर सकता है, या फिर जो वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में वाहन है, गाड़ियाँ हैं, उसको रख रखाव में भी परिवर्तन कर सकता है। किसी भी मोटर को चलाने में कुशल निर्देश के लिए प्रकृति पाठ्यक्रम की अवधि, ठीक है, स्कूल में जो भी सिलेबस होते हैं उस सिलेबस में चेंजिंग कर सकता है।
ठीक है, उसकी टाइम ड्यूरेशन में चेंजिंग कर सकता है केंद्र सरकार, इसके लिए उसके पास पावर है। उपकरण और उपकरण के लिए आवश्यक निर्देश, यानी वहाँ पे जो भी नियंत्रण करने के लिए गाड़ियों के लिए जो भी उपकरण रखे जाते हैं उस उपकरण में भी चेंजिंग कर सकता है। परिसर के उपयुक्त जिस पर ऐसे स्कूल प्रतिष्ठान स्थापित किए जा सकते हैं या बनाए रखे जा सकते हैं प्रदान की जाने वाली सुविधा, यानी स्कूल में जो भी सुविधाएं दी जाती है उस सुविधाओं में भी चेंजिंग कर सकता है। योग्यता दोनों शैक्षणिक और पेशेवर, यानी कि ड्राइविंग के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उस क्वालिफिकेशन में भी चेंजिंग कर सकता है केंद्र सरकार, और उसकी एक्सपीरियंस में भी चेंजिंग कर सकता है। नेक्स्ट है ऐसे स्कूलों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण या निर्देश। ठीक है, स्कूलों और प्रतिष्ठानों का जो भी निरीक्षण करने का तरीका है उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं सहित इस तरह के निर्देश देने के लिए उसके पास द्वारा बनाए गए उपकरण मोटर वाहन। नेक्स्ट है स्कूलों या प्रतिष्ठानों द्वारा अभिलेखों का रख रखाव, जो भी उसमें प्रतिष्ठान है स्कूल है मेंटेनेंस के जो भी तरीके हैं और इस्टेब्लिशमेंट के, तो उसमें भी चेंजिंग कर सकता है। स्कूलों या प्रतिष्ठानों की वित्तीय स्थिति फिनेंशियल सिचुएशन में भी चेंजिंग कर सकता है। ऐसे स्कूल या प्रतिष्ठानों द्वारा जारी किए जाने वाले ड्राइविंग प्रमाण पत्र जो ड्राइविंग प्रमाण पत्र जारी करता है स्कूल, उस प्रमाण पत्र की फॉर्मेट में भी चेंजिंग कर सकता है। ठीक है, ड्राइविंग प्रमाण पत्र के फॉर्मेट में भी चेंजिंग कर सकता है। ऐसे अन्य मामले जो इस धारा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, केंद्र सरकार संतुष्ट है ऐसी शर्तों के अधीन छूट दे सकता है। यदि मान लीजिए केंद्र सरकार संतुष्ट है कि आप जेट ड्राइविंग स्कूल चला रहे हैं, आपके रूल रेगुलेशन क्वालिफिकेशन जो भी पीछे बताया गया वो सारे डिटेल में, यदि वो संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं संतुष्ट है तो ऐसी शर्तों में वो जो भी कंडीशन है उस कंडीशन में छूट दे सकता है एक ड्राइवर को, और इस एक स्कूल को चलाने के निर्देशों में, उसके क्वालिफिकेशन में, फीस में, उसमें छूट दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। केंद्र सरकार इसके लिए फ्री है। फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, मोटर वाहन चलाने या संबंधित मामलों में निर्देश देने वाला एक स्कूल या प्रतिष्ठान अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले इस अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस के बिना महीने की अवधि के लिए इस तरह से निर्देश देने जारी रख सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने ड्राइविंग स्कूल खोला है, आपने अप्लाई किया है, आपको लाइसेंस मिला नहीं है ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए, लेकिन आप लाइसेंस मिलने से 1 महीने पहले तक आप अपना स्कूल चला सकते हैं, ड्राइविंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक्ट नंबर 13 मोटर वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस की प्रभावशीलता और सीमा। Extent of effectiveness of license to drive motor vehicle. Learner license or a driving license issue under this act shall be effective through India. यानी एक्ट नंबर 13 के अकॉर्डिंग जो भी लाइसेंस इशू होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। एक्ट नंबर 14 करेंसी ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल। ए लर्नर लाइसेंस इशू अंडर दिस एक्ट इफेक्टिव फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। यानी एक्ट नंबर 16 के अकॉर्डिंग ए लर्नर लाइसेंस जो भी हैं यदि इशू होते हैं तो 6 महीने तक वैलिड है। उसके बाद उस लाइसेंस पे यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप जो भी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑफेंसेस होगा या फिर जो भी सजा होगी वो आपको भुगतना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस इशू आर रिन्यू अंडर दिस एक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ड्राइविंग स्कूल जो भी लाइसेंस रिन्यू कर रहा है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है ए लाइसेंस टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल बी इफेक्टिव फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। यानी यदि मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस है जो परमानेंट लाइसेंस होता है, लर्नर लाइसेंस इशू हो गया, 6 महीने आपने गाड़ी चलाई,
फिर आपने उसी के दौरान आपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होता है वो 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। In the case of license to drive a transport vehicle carrying goods, dangerous hazards, nature, effective for a period of 3 years and renew thereof। यदि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल ही है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल गुड्स, ऐसे गुड्स को कैरी कर रहा है जो डेंजरस है, जैसे केमिकल, ठीक है, या फिर और इससे रिलेटेड हथियार हो गए, तो इस कंडीशन में जो लाइसेंस मिलता है वो 3 ईयर के ही लिए वैलिड होता है। 3 ईयर बाद आपको फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा। बी नंबर पॉइंट है, किसी अन्य लाइसेंस के मामलों में ऐसी शर्तों के अधीन जो केंद्र सरकार कर सकती है निर्धारित करे। यानी किसी और तरीके यदि लाइसेंस है तो केंद्र सरकार फ्री है अपना कंडीशन अप्लाई करने के लिए, अपने शर्त उस पर डालने के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या रहा, जारी करने की तिथि पर 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है या उसका नवीनीकरण प्रभावी होगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। यानी कि यदि आपको लाइसेंस इशू होता है 18 साल पर, तब तक यानी 30 साल की उम्र तक आपको जो फर्स्ट लाइसेंस मिलता है उस पर 20 साल की वैलिडिटी रहती है, तो वो तब तक रहेगा जब तक कि आप 30 साल के ना हो जाएं या 40 साल आपकी उम्र ना हो जाए। सेकंड पॉइंट कह रहा है, ही हैज अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर बट नॉट अटेंड द एज ऑफ 50 ईयर on the date of issue or renewal thereof be effective for a period of 10 years for the date of such issue or renewal। यानी कि यदि आप 30 साल की उम्र पार कर लिए हैं और 50 यानी 50 साल की उम्र पार नहीं किए हैं, तब आपका जो लाइसेंस रिन्यू होगा वो 10 साल के लिए ही वैलिड होगा, या फिर उस समय आप बनवा रहे हैं तो नया लाइसेंस मिलेगा, उस पर 10 ईयर की वैधता ही रहेगी। थर्ड पॉइंट कह रहा है, 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है लेकिन 55 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की है, उसका नवीनीकरण उस तारीख तक प्रभावी होगा जिस पर ऐसा व्यक्ति की आयु 60 साल प्राप्त न कर ले। यानी 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तब जब लाइसेंस इशू होता है तो 5 ईयर के लिए ही रिन्यू होता है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, हैज अटेंड द एज ऑफ 55 ईयर ऑन द डेट ऑफ इशू और ऑन द इन केस ऑफ मे रिन्यूअल देयरफॉर द इफेक्टिव ऑफ पीरियड 5 ईयर। यानी यदि आपने 55 साल की उम्र क्रॉस कर ली है और 60 साल की उम्र आपने क्रॉस नहीं की है, तो उस समय तक आपका लाइसेंस जो होगा 5 ईयर के लिए वैलिड होगा। एक नंबर 15 क्या कह रहा है, रिन्यूअल ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस। रिन्यूअल ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कब होगा, इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। रिन्यूअल कब आप कराएंगे, जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, जिस डेट को एक्सपायर होगा उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना है। या तो एक वर्ष की आयु समाप्त एक वर्ष की या तो एक वर्ष की अवधि समाप्त कर ली हो, ठीक है, या एक वर्ष से भीतर। यानी कि यदि आपने लाइसेंस रिन्यूअल कराना है तो उसको एक्सपायर होने के 1 साल पहले ही रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आफ्टर 1 साल के भीतर आपको रिन्यूअल कराने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आवेदक ने 40 की उम्र यदि प्राप्त कर ली है तो उसके साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र चाहिए। यदि मान लीजिए आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, आप रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो एक्सपायरी डेट के बाद यदि करवा रहे हैं तो 1 साल पहले तक आप करवा सकते हैं, और एक्सपायरी डेट के पहले यदि आप करवा रहे हैं तो 1 साल पहले, एक्सपायर होने से 1 साल पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए जो अप्लाई कर रहा है उसकी उम्र 40 क्रॉस कर चुका है, तब उस कंडीशन में उसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी
रिन्यूअल के साथ लगाना पड़ेगा। रिन्यूअल एप्लीकेशन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपना लगवाना पड़ेगा और वो भी करेंट का। एक नंबर 16 क्या कह रहा है, बीमारी या अक्षमता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस का निरसन। यदि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है या किसी तरह की एक्सीडेंट के कारण डिसेबिलिटी आ गई है या आप ऐसे कंडीशन में है कि आप गाड़ी सही से चला नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये पावर है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। एक नंबर 17, order refusing or revoking driving license and appeal therefrom. A licensing authority refuses to issue any learner license or to issue or revoke any driving license. लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि वो किसी भी तरह के लाइसेंस को रिफ्यूज कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, उसके लिए उसके पास पावर है, बट कंडीशन ये है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिटेन में कारण देना पड़ेगा। रिफ्यूज़ल कारण या रिवोकिंग कारण जो भी है वो अप्लीकेंट को रिटेन में देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 1 मे विद इन 30 days अपील टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी वी शैल डिसाइड। यानी अब जब अप्लीकेंट को उसने रिवोक कर दिया यानी कैंसिल कर दिया उसके लाइसेंस को और लिखित में रीजन देकर कैंसिल कर दिया, तब अब उस अप्लीकेंट के पास पावर है कि वो अपील कर सके। तो विद इन 30 यानी अपील रिजेक्शन के बाद 30 डेज के अंदर अप्लीकेंट अपील अथॉरिटी को अपना अपील कर सकता है और उसके पास पावर है कि वो अपील कर सकता है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके लिए मजबूर है उसकी बातों को सुनने के लिए। एक नंबर 18, ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग कर रही केंद्र सरकार से संबंधित मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड थ्रू इंडिया to person who have completed their 18 age। तो केंद्र सरकार जो भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है वो कब, जब आप 18 साल के पूरा कर ले तब, और वो लाइसेंस ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है, इस धारा के तहत जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस वाहन के वर्ग या विवरण को निर्देशित करेगा जो धारक गाड़ी चलाने का हकदार है और वह अवधि जिसके लिए वो इस प्रकार हकदार है। इस धारा के तहत जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस धारक को मोटर वाहन को छोड़कर कोई मोटर वाहन चलाने का अधिकार नहीं देता है। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी लाइसेंस आपको मिलेगा यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस मिलेगा तो लाइट मोटर ही व्हीकल चलाएगा वो एप्लीकेंट, ऐसा नहीं कि हैवी मोटर व्हीकल चलाने लगे, तो उस कंडीशन में उसको जेल हो सकती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इस धारा के तहत जारी किया ड्राइविंग लाइसेंस धारक जिस वाहन को चलाने के लिए उसको लाइसेंस मिला है वही वाहन चलाएगा। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति से संबंध में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे जिसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया है, सरकार को कभी भी आवश्यकता हो सकती है। यानी कि राज्य सरकार पास जो भी एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसका पूरा विवरण केंद्र सरकार को वो पेश करेगा, ताकि केंद्र सरकार को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, मान लीजिए किसी भी अपराध में यदि लिप्त पाया गया तो उसकी डिटेल निकाली जा सकती है। एक नंबर 19, पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम होल्डिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस और रिवोक सच लाइसेंस इफ ए licensing authority is satisfied
ठीक है। यदि सेटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं है तो वो क्या कर सकती है, लाइसेंस को रद्द कर सकती है। हैबिचुअल क्रिमिनल आर ए हैबिचुअल ड्रंकर, ठीक है। यदि मान लीजिए हैबिचुअल क्रिमिनल है और ड्रंकर है तो उस कंडीशन में उसके लाइसेंस को रद्द कर सकती है, लेकिन लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी बाध्य है रद्द करने के बाद उसे सुनना पड़ेगा कि उसको क्यों रद्द किया है। और इस बी पॉइंट हैबिचुअल एडिक्ट टू एनी नारकोटिक ड्रग, यानी कि नशेड़ी हो, ठीक है, ऐसे ड्रग वगैरह नारकोटिक ड्रग लेता हो। थर्ड पॉइंट कह रहा है यूजिंग आर हैज यूज्ड ए मोटर व्हीकल इन द कमीशन ऑफ ए कॉग्नाइज्ड ऑफेंसेस, यानी कि ऐसी गाड़ी चला रहा है जिस गाड़ी का क्राइम करने में इस्तेमाल किया गया है, तो उस कंडीशन में यदि पकड़ा रहा है तो उसके लाइसेंस को लाइसेंसिंग अथॉरिटी रद्द कर सकती है। अटेंड विद डेंजर टू द पब्लिक, यानी कि गाड़ी पब्लिक प्लेस पे डेंजर कंडीशन में चला रहा है, उस कंडीशन में पकड़ा गया तब भी वो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। लाइसेंस टू ड्राइव ए पर्टिकुलर क्लास, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोटर व्हीकल फ्रॉड, या फिर किसी फ्रॉड तरीके से लाइसेंस प्राप्त किया या फिर मोटर व्हीकल प्राप्त किया और उसको चला रहा है तो उस कंडीशन में उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसा कोई कार्य किया है जिससे जनता को परेशानी या खतरा हो सकता है, यानी ऐसा कोई काम जिसको पब्लिक को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उस कंडीशन में लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फेल टू सबमिट और हैज़ नॉट पास द टेस्ट, या टेस्ट पास नहीं किया है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल या फिर वैलिड डॉक्यूमेंट उसने सबमिट नहीं किया है, तो उस कंडीशन में भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होने के नाते इसे लर्नर लाइसेंस प्रदान किया गया, यानी मान लीजिए 18 साल से कम उम्र है और लर्नर लाइसेंस मिल गया है और जांच में पकड़ा है कि 18 साल से कम है, तब आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्वालीफाई दैट पर्सन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, यानी उस व्यक्ति को एक पार्टिकुलर टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक्ट नंबर 20 पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई, यानी न्यायपालिका के पास भी कुछ पावर है जिसके कारण वो उसके लाइसेंस को निरस्त कर सकता है। कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध ठहराया जाए तो उस कंडीशन में उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यानी लाइसेंस कैंसिल कर सकता है तो कैंसिल परमानेंट लाइफ टाइम के लिए कैंसिल नहीं करेगा। एक दोषी ठहराए जाने पर उसकी एक टाइम ड्यूरेशन के लिए 5 साल 2 साल 3 साल 6 महीना जो भी न्यायपालिका को उचित लगे उस टाइम ड्यूरेशन के लिए उसके लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है। धारा 183 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाए, पहला या दूसरा अपराध, चाहे वो पहला अपराध हो चाहे वो दूसरा अपराध हो, तो धारा 183 के अकॉर्डिंग उसे दंडनीय अपराध नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है धारा 134 या धारा 185 किसी भी व्यक्ति को ऐसी किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराने वाला न्यायालय आदेश दे सकता है। उपधारा 1 के तहत अयोग्यता अपराध उपधारा 1 के खंड सी से संबंधित है। धारा 132 या धारा 134 ऐसी अयोग्यता कम से कम 1 महीने की अवधि अपराध धारा 185 से संबंधित हो, ऐसी अयोग्यता कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए होगी, यानी कि इन धाराओं के अकॉर्डिंग यदि वो किसी दोष में या यदि अप्लीकेंट
दोषी ठहराया जाता है तो इन धाराओं यानी 134 और 185 के उपधारा 1 के खंड सी के अकॉर्डिंग धारा 132 134 उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है कम से कम 1 महीने की अवधि के लिए। कम से कम 1 महीने की अवधि के लिए उसे लाइसेंस अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और यदि धारा 185 के तहत वो किसी दोष में लिप्त पाया जा रहा है तो उस धारा के अकॉर्डिंग वो 6 महीने की अवधि के लिए, कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए उसे उसके लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। यहाँ पे 2 धाराएं हैं, 185, 134 और 132। तो इन धाराओं को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक्ट नंबर 21 सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ केसों में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है, निलंबित कर दिया जाएगा किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसने पहले धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। तो इस केस में उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। किसी की मृत्यु या उसे गंभीर चोट पहुंचाएगी। मान लीजिए कि यदि गाड़ी चला रहा है ड्राइवर और उसने किसी की एक्सीडेंट करके गंभीर चोट पहुंचा दी या फिर डेथ हो गई तो उस कंडीशन में उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द केस ऑफ रजिस्टर्ड। यानी कब तक के लिए सस्पेंड किया जाएगा? 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। एक नंबर 22 क्या कह रहा है सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन कन्विक्शन। यानी दोषी सिद्ध पर ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या निरस्तीकरण। किसी भी वर्ग की धारा 184 में निर्दिष्ट खतरनाक ड्राइविंग द्वारा कारित करने के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु, गंभीर चोट, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है, अवधि के लिए निलंबन कर सकता है। कोई ड्राइवर है या एप्लीकेंट है जिसने गाड़ी चलाया और धारा 184 के तहत खतरनाक ड्राइविंग किया या फिर ड्राइविंग करते वक्त किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाया या एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उसे दोषी ठहराया जाता है। दोषी ठहराया जाता है तो उसके लाइसेंस को कुछ अवधि के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है यदि कोई व्यक्ति धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पहले दोषी ठहराया गया फिर से अपराध का दोषी पाया गया उसके तहत दंडनीय न्यायालय इस तरह के बाद दोषी सिद्ध हुए आदेश द्वारा पास ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति धारा 185 के तहत जुर्म किया है फिर से उसी धारा के अकॉर्डिंग फिर से वो दोषी पाया जा रहा है तो उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है कुछ अवधि के लिए या फिर परमानेंट। एक्ट नंबर 23 इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पे क्या प्रभाव पड़ता है? ए पर्सन इन respect of who any disqualification order is made under section 1920 shall be debarred। यानी कि जिस भी व्यक्ति के पास लाइसेंस है और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो उस कंडीशन में कुछ अवधि के लिए उसके लाइसेंस वैलिड नहीं रहेंगे। यदि उस लाइसेंस पे वो ड्राइविंग कर रहा है तो वो सजा का हकदार है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है धारा 20 के तहत किए गए अयोग्यता आदेश का संचालन निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी धारा 20 के तहत यदि जो जुर्म किया है व्यक्ति उसकी अयोग्यता को यानी कि उसकी सजा को खत्म नहीं किया जा सकता है। उसे उस अवधि तक ड्राइविंग नहीं करना होगा। यदि करते हुए पाया गया तो वो फिर से दोषी होगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में कोई अयोग्यता आदेश किया गया है उसके बाद किसी भी समय
आदेश की तारीख तक 6 महीने की समाप्ति। 6 महीने की समाप्ति पर प्राधिकारी को लागू होता है। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग यानी धारा 20 के तहत यदि मान लीजिए पहले से ही कोई व्यक्ति सजा भुगत रहा है, ठीक है, और उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी केस के तहत, उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया गया है और फिर से वो धारा 20 के तहत जुर्म करता है, तो उस जुर्म को समाप्त होने के 6 महीने बाद तक, यानी कि जो जुर्म किया है यानी धारा 20 का जो जुर्म है उसके 6 महीने के बाद भी अप्लाई हो सकता है। यानी 6 महीने के बाद जो भी धारा 20 के तहत जुर्म आएगा फिर वो भी भुगतना पड़ेगा उसे। एक्ट नंबर 24 इंडोर्समेंट। अयोग्यता का आदेश देने वाला न्यायालय या प्राधिकारी पृष्ठांकित करेगा या अयोग्य व्यक्ति द्वारा धारित ड्राइविंग लाइसेंस यदि कोई हो पर पृष्ठांकित होने का कारण व विवरण निर्हता का आदेश और किसी अपराध के किसी दोष सिद्ध के संबंध में जिसके संबंध में आदेश योग्यता जारी की जाती है। न्यायालय द्वारा यदि इंडोर्समेंट किया गया है किसी एप्लीकेंट को तो उसका पूरा विवरण कारण उस व्यक्ति को बताएगा और उसे सिद्ध करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एक न्यायालय जिसके द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराया जाता है, इस अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अयोग्य होगा या नहीं होगा इस दोष सिद्धि के संबंध में आदेश दिया जा सकता है। यदि न्यायालय के पास पावर है, यदि किसी धारा के तहत वो दोषी पाया गया है तो उसे अयोग्य या योग्य घोषित करने के लिए वो बाध्य है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है, 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए सजा देने वाला न्यायालय ऐसी सजा के तथ्य का समर्थन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जब ड्राइविंग लाइसेंस का समर्थन किया जाता है या किसी न्यायालय द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है तो ऐसा न्यायालय पृष्ठांक का विवरण लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजे जिसके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया था। यानी जो व्यक्ति सजा पाया है उस सजा पाने वाले व्यक्ति का डिटेल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फिर से न्यायालय भेज देता है। जहां किसी न्यायालय के किसी दोष सिद्ध या आदेश के खिलाफ अपील पर दोष सिद्धि आदेश को निरस्त करती है। मान लीजिए यदि किसी एप्लीकेंट को न्यायालय दोष सिद्ध आदेश जारी करती है कि ये व्यक्ति दोष सिद्धि के खिलाफ अपील कर सकता है, ठीक है। एक्ट नंबर 25 ट्रांसफर ऑफ इंडोर्समेंट एंड इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फ्री फ्रॉम इंडोर्समेंट। किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस पर समर्थन प्राप्त किसी भी नए या डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को हस्ताक्षरित किया जाएगा उसके धारक द्वारा जब तक धारक इस धारा के प्रावधानों के तहत हकदार नहीं हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जहां ड्राइविंग लाइसेंस का समर्थन किया जाना आवश्यक है और ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में नहीं है तब क्या होगा, वह व्यक्ति जिसके संबंध में इंडोर्समेंट किया जाना है वो 5 दिनों के भीतर अदालत या प्राधिकारी को ड्राइविंग लाइसेंस पेश करेगा, ठीक है। अपना लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस अदालत और या रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को पेश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ड्राइविंग लाइसेंस धारक नहीं होने के बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के 5 दिनों के भीतर इसे न्यायालय या प्राधिकारी को पेश करेगा। यानी मान लीजिए उस समय उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, या लाइसेंस धारक नहीं है, वो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के 5 दिनों के बाद न्यायालय को या प्राधिकारी को या रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को पेश करेगा। एक्ट नंबर 26 मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। यानी राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार क्या करती है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी का जो भी डिटेल है वो डिटेल अपने पास रखती है। जैसे प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप में एक रजिस्टर बनाए रखती है
जिसमें सभी तरह के डिटेल शामिल होते हैं। जैसे पहला, ड्राइविंग लाइसेंस धारक का नाम, पता, लाइसेंस नंबर, लाइसेंस नवीनीकरण की तारीख, समाप्ति की तारीख, गाड़ी चलाने वर्ग, किस तरह की गाड़ी का लाइसेंस है, या अन्य विवरण जो केंद्र सरकार का निर्देश होता है। यानी जो भी केंद्र सरकार निर्देश देगी भाई कि अप्लीकेंट का ये डिटेल आपके पास होना चाहिए, वो सारे डिटेल राज्य सरकार अपने पास रखेगी। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार को मुद्रित प्रपत्र जहाँ केंद्र सरकार आवश्यकता हो, ड्राइविंग लाइसेंस राज्य सरकार रजिस्टर का होगा। यानी कि जो भी वो डिटेल रखी है वो राज्य सरकार वो केंद्र सरकार को देगी। जब भी जरूरत पड़े तभी केंद्र सरकार उससे मांग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट नंबर 27, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल। केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो नियम बना सकती है, नियम परिवर्तन कर सकती है। धारा 2A की उप धारा 2 के तहत ई कार्ड, ई रिक्शा से संबंधित निर्देश। बी, उस फॉर्म के लिए प्रदान करना जिसमें लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। धारा 8 की उप धारा 3 में निर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाण पत्र। ये तीनों चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर और भी कई चीज़ें हैं जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है और चेंज कर सकती है। धारा 8 की उप धारा 5 में निर्दिष्ट प्रशिक्षण के लिए विवरण, यानी जो भी ट्रेनिंग का विवरण है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। ड्राइविंग प्रशिक्षण का जो विवरण है, ठीक है, उसमें शर्त है कि कब किस कंडीशन में ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिया जाएगा, उस शर्त में भी चेंजिंग कर सकती है। उस व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी चेंज कर सकती है। केंद्र सरकार के पास ये पावर है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसेंस के रूप में चेंजिंग कर सकती है। आवेदन सामग्री जो भी आवेदन के साथ जमा किया जाता है उसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं, भी चेंज कर सकती है। आवेदन जो भी लागू होता है उसमें भी धारा 9 के तहत जो चाहे वो चेंजिंग कर सकती है। अनुभाग उप अनुभाग 1 में संदर्भित आवेदन के प्रपत्र और सामग्री, यानी आवेदन का जो भी रूप है और उसके साथ लगाने वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी वो चेंजिंग कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है फीस में भी चेंजिंग कर सकती है। ठीक है, जो भी शुल्क जमा किया जाता है लाइसेंस धारक द्वारा कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो भी शुल्क पे किया जाता है उस शुल्क में चेंजिंग कर सकती है। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन और ट्रेनिंग में चेंजिंग कर सकती है, उसके पाठ्यक्रम में चेंजिंग कर सकती है। नेक्स्ट एक्ट है एक्ट नंबर 28, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल। केंद्र सरकार के पास पावर है कि रूल बना सकती है। कोई राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है में निर्दिष्ट मामलों में के अलावा इस अध्याय के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य धारा 27। राज्य सरकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो इस रूल बना सकती है। किससे रिलेटेड? ड्राइविंग से रिलेटेड और ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड। किस किस क्षेत्र में वो नियम बना सकती है, इसे जो भी पूर्व में पावर दिया गया है उस पर प्रभाव डाले बिना वो जिस तरह के नियम चाहे वो बना सकती है। पहले लाइसेंसिंग अधिकारी का नियुक्ति, नियंत्रण, कार्य, नहीं जो भी लाइसेंसिंग अधिकारी हैं उनके कार्य क्षमता, ठीक है, उसका क्षेत्र, उसमें रूल बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। अपील अपील की जाने वाले फीस में अपील की जाती है, अपील करने के लिए जो भी फी पेड किया जाता है उस फी में चेंजिंग कर सकती है। ठीक है, खोए या फटे हुए ड्राइविंग लाइसेंस को बदलने के लिए रूल बना सकती है। फोटोग्राफ के लिए रूल बना सकती है। शुल्क के लिए रूल बना सकती है। परिवहन वाहनों चलाने के लिए भी रूल बना सकती है। उसके वर्दी या उसके फीस, बैज जो चाहे वो उसमें चेंजिंग कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है कि जो भी लाइसेंसिंग अधिकारी है उसका कार्य क्षेत्र, उससे रिलेटेड रूल बना सकती है, या अपील की जाती है उसमें जो फीस भुगतान किया जाता है उस फी से रिलेटेड चेंजिंग कर सकती है, या फिर पुराने जो लाइसेंस है कटे फटे जो भी, या फोटोग्राफ, या उस लाइसेंस को लगने वाला जो फीस है उसमें भी चेंजिंग कर सकती है। परिवहन अधिकारी का ड्रेस चेंज चाहे कर सकती है, बैज लगवा सकती है, और वो परिवहन लाइसेंस के लिए जो फीस है उसमें भी वो चेंजिंग कर सकती है। और क्या क्या चेंजिंग कर सकती है, जैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र या उससे देय शुल्क उसमें चेंजिंग कर सकती है, रूल बना सकती है, या फिर भुगतान में जो छूट है उसमें छूट दे सकती है, फीस फीस से रिलेटेड जो भी रूल है उसमें चेंजिंग कर सकती है। लाइसेंसिंग अधिकारी का कार्य क्षेत्र निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे व्यक्तियों कर्तव्य, कार्य और आचरण जिन्हें परिवहन वाहन चलाने का लाइसेंस है उसमें चेंजिंग कर सकते। रोड रोलर चालक के अध्याय में चेंजिंग कर सकती है, उसमें छूट दे सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य रजिस्टर को बनाए रखा जा सकता है, धारा 26 के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड है उसको बना सकती है। कोई अन्य मामलों में भी वो चेंजिंग कर सकती है। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.